हेलो। आज सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरी 2 साल की जेईई की जर्नी रही थी, इस बारे में मैं बात करूँगा और ये वीडियो जब मैं फ्यूचर में देखूँगा तो मेरे को प्राउड होगा अपने आप पे, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये जो 2 साल की मेरी जेईई की जर्नी रही है, ये टफ़ रही है क्योंकि इस 2 सालों में ना ही मैं अच्छे से स्कूल गया हूँ। स्कूल में मेरी बहुत एब्सेंट लगती थी, बहुत अटेंडेंस का पंगा चलता था। ठीक है, 11th में मेरी जो क्लास टीचर वो थे पीके कौशिक सर, वो तो काम चला लेते थे। पर जब 12th में मंजीत सर आए, तब उनका अलग ही था, मतलब उनके बड़े चक्कर करना पड़ता था उनके सारे अटेंडेंस के लिए, मानते नहीं थे। उसके बाद देखो स्कूल लाइफ कुछ 11th-12th पे मैंने जी ली है, ना ही मैं फ्रेंड्स के साथ रहा स्कूल में। ज़्यादातर मेरा टाइम कोचिंग में ज़्यादा था। कोचिंग में भी 9-10 बजे क्लास होती थी, तो घर से 8 बजे निकलता था, मेट्रो से रेड लाइन पकड़ता था, फिर ग्रीन लाइन से शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन तक नयाना जाता था। उसके बाद वहाँ पे बहुत मेरे साथ वहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब मैं 11th में गया था सबसे पहले, तब नया माहौल था, नया एटमॉस्फेयर था और एकदम से पढ़ाई का लेवल ही बढ़ गया। जो मैं 10th में पढ़ कर आ रहा था, वो मेरे 11th में काम आ रहा था। ठीक है, बिकॉज बेसिक्स जो थे 11th के, वो मुझे तभी समझ में आ रहे थे जब मेरे 10th और 9th के बेसिक्स थोड़े ठीक थे, जैसे न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन वगैरह वगैरह, मोल्ड कंसेप्ट वगैरह। वो सब मेरे को 9-10th में अच्छे से आता था, तो 11th में जो शुरू के टॉपिक्स थे वो आराम से होने लगे। एक सेकेंड। हाँ, तो फिर जब मैं 11th में आया, शुरू में धीरे धीरे मेरे को टाइम लगा अडेप्ट होने में, और एकदम से सवालों का लेवल इतना तेज़ी से बढ़ा। और मैं देखता था मेरे आसपास 2-3 लोग ऐसे होते थे तो सवाल कर लेते थे, तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो जाता था कि भैया ये 2-3 लोग सवाल अच्छे से कर रहे हैं और मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को बहुत डिमोटिवेट होता था। फिर जब टाइम बढ़ा, धीरे धीरे मैं स्कूल में भी अच्छे नंबर लाने लगा, कोचिंग में भी ठीक ठाक आते थे, 150 तक आ जाते थे, 140 तक आ जाते थे, मेरे इतने आते थे। ठीक है, फिर टाइम बढ़ा आगे आगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, है ना, यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। मूवीज़ का तो मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था। ठीक है, मूवीज़ का तो शौक मेरे को बाद में लगा है, एनिमे का भी बाद में लगा है। उस टाइम सिर्फ यूट्यूब का शौक था। यूट्यूब पे बस ऐसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोज़, इनका मेरे को चस्का चल गया था। क्रिकेट का मेरे को बहुत चस्का चल गया था। तो उस वजह से मैंने बहुत टाइम मैंने अपना बर्बाद किया है, जो मुझे पढ़ाई पे लगाना चाहिए था। और स्पेशली मैथ्स तो मेरे को, मतलब मैथ्स के सवाल तो सर चक्कर आता था, मैथ्स तो हो ही नहीं पाती थी। और सबसे बुरी बात ये थी, मेरी 11th की फ़िज़िक्स भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो टॉपिक्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स था, रोटेशन था, वो मैं रटता था, पता नहीं रटता क्यों था। मैं मेरे को आज भी सोच कर हँसता हूँ, मैं रटता क्यों था उन सब चीज़ों को। और ये सब चीज़ थी। फिर जब 11th मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद 12th में आया मैं। अब हुआ क्या, जब मैं 12th में आया तो मेरे 11th में मैंने इम्प्रूवमेंट थी। 11th में मेरे, अगर मैं अपने क्लास की बात करूँ तो अपने क्लास के 50% से ज़्यादा बच्चों से मैं बहुत अच्छा कर रहा था। तो यही देखते हुए मेरे को ऊपर वाले बैच में डाल दिया, स्टार बैच पे, स्पार्क बैच में डाल दिया गया। वहाँ पे पहले तो सिर्फ 2-3 बच्चे थे जो मेरे से पहले सवाल कर लेते थे, अब तो 10-12 हो गए थे। बहुत विद्वान लोग आ गए थे। ठीक है, मतलब वो अलग ही अंतर्यामी लोग थे, इसमें श्रेयांश वगैरह, है ना। तो अब मेरे को फोमो होने लगा, मेरे को होने लगा कि यार ये लोग कर रहे हैं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। और अगर मैं कोई डाउट पूछता था क्लास में तो ये लोग हंसते थे। और जितने भी टीचर थे मेरे कोचिंग में, क्योंकि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग मेरे से ज़्यादा थे, जो मेरे से पहले क्वेश्चन कर लेते थे, जब वो हंसते थे मेरे पे, जब मैं डाउट पूछता था तो वो भी हंस जाते थे और वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे इस थॉट प्रोसेस में। तो मेरे को बुरा लगता था ऑफ कोर्स। मैं फिर उसके बाद मैंने डाउट पूछना ही कम कर दिया, उस वजह से मेरी पढ़ाई और नीचे चली गई। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जिसने मेरे को 11th में स्ट्रॉन्ग रखा, है ना, वो थे मेरे डाउट्स। मैं डाउट्स पूछता था जाके टीचर से, क्लास में बिना मतलब बिंदास पूछता था मैं। ठीक है, तो इस वजह से मेरी 11th ठीक ठाक थी, चाहे मेरे को क्वेश्चन का लेवल बहुत लगता हो, लेकिन इस वजह से मेरे कंसेप्ट ठीक ठाक थे 11th में। बट 12th में मैंने डाउट्स पूछना ही कम कर दिया, जिस वजह से मेरा पढ़ाई का जो लेवल था वो नीचे गिर गया, मैं डीमोटिवेट हो गया। मेरे कोचिंग में
कई बार मेरे कोचिंग में ऐसे 3 टेस्ट लगातार गए जिसमें मेरे 100 से कम नंबर आए और मैं हैरान। मम्मी पापा परेशान, वो पता नहीं फिर मेरे को डाँटते थे, है ना? कभी फ़ोन लेने की बात करते थे, कभी बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा देते, कभी मतलब बहुत मेरा घर का एटमॉस्फेयर बहुत टॉक्सिक हो गया था, है ना? मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरे से कॉन्फिडेंस खो दिया है और फिर मैं भी अपने आप से कॉन्फिडेंस खो चुका था। ऐसा हो गया था बिकॉज़ नंबर ही नहीं आते, 100, 110 या फिर 100 से कम आते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अननेसेसरी प्रेशर ले लिया बाकी लोगों को देख के। मेरे जो आस-पास इतने सारे विद्वान लोग बैठते थे ना, इतने सारे विद्वान लोग, उनको देख के मैं इतना प्रेशर में आ गया कि मैंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। स्कूल में मेरे नंबर ख़राब नहीं हुए बिकॉज़ स्कूल का जो लेवल था वो इतना था कि मैं पढ़ के आराम से उसमें बहुत अच्छे नंबर आते थे मेरे, बहुत ज़्यादा। स्कूल में तो आ जाते थे बट कोचिंग में नहीं आते थे। और मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे दोस्त थे अभिषेक, तेजस और सार्थक भाई, है ना? मानित, हम सब, वो सार्थक वो मानित अलग क्लास में चले गए थे, वो पुराने बैच में रह गए थे नीचे वाले में, मैं तेजस अभिषेक ऊपर आ गए थे, ठीक है? तो ये हो रहा था। अब चीज़ें चेंज कहाँ होती है? मेरे जो जैसे जेईई का जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। इसमें 100 नंबर फिज़िक्स, 100 नंबर केमिस्ट्री, 100 नंबर मैथ्स होता है, ठीक है? और अब चीज़ें चेंज कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अब काफ़ी लोग मेरे को, जो मेरी रेपुटेशन थी कोचिंग में 11th क्लास में, वो 12th में आके बहुत गिर गई। मतलब कि लोग देखते थे और समझते थे कि मैं वीक हूँ, ऐसा हो गया था। मेरे को लोग वीक समझते थे पढ़ाई में, कोचिंग के अंदर। स्कूल के अंदर तो मेरे को अभी भी लोग समझते थे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बिकॉज स्कूल में नंबर आ जाते थे बहुत अच्छी खासे, बट कोचिंग में मेरा लेवल बहुत डाउन चला गया था। ना ही क्वेश्चन होते थे और ना ही फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट तो समझ ही नहीं आते थे। फिज़िक्स के एक तो हमारे टीचर ही चेंज होते रहते थे। कभी वो कहते हैं ना, वो एक नाम था, मैं नाम भूल गया उसका, एक अजीब ही टीचर था वो चला गया, फिर गज्जू आए, फिर वो ज्ञान प्रकाश आ गया, पता नहीं, हाँ सिंगेज की बुक उठा लो, ऐसे करता था, बकवास था वो। उसने मेरी फिज़िक्स 12th की आधी बर्बाद कर दी। लेकिन अब यहाँ से कमबैक की बारी थी। अब मैंने कमबैक कैसे किया? मेरा कमबैक आया सितंबर के बाद। सितंबर के महीने में अब जीटीएम स्टार्ट हो गए थे। जीटीएम में मतलब कोचिंग में अब पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया था, पूरे सिलेबस का टेस्ट होता था, ठीक है? अब उसमें मैं कैसे करता? फिर मेरे को यूट्यूब पे चैनल मिला एड्यूनीति। ये कोई पेड या ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी कहानी है। एड्यूनीति मेरे को फिज़िक्स के मिले और उन्होंने मेरी फ़िज़िक्स बदल दी। ही कम्प्लीटली चेंज माई फिज़िक्स एंड जहाँ पे पिछले साल मेरे को फिज़िक्स के कंसेप्ट समझ ही नहीं आते थे, मैं फिज़िक्स रटता था, फॉर्मूले रटता था, सवाल रटता था, ठीक है? और मेरे फिज़िक्स में नंबर इतने कम आते थे, 30 आते थे, 20 आते थे मेरे फिज़िक्स में। मैंने सबसे पहले उनके चैनल से मैंने सारी फार्मूला शीट्स बनाई। अब फार्मूला शीट्स तो मेरे ख्याल से कहीं रखी हुई है, मेरे को याद नहीं है इसके अंदर है क्या, इसके अंदर नहीं है शायद, नहीं है, मैंने रखी होगी, बंद हो जा, पता नहीं कहाँ है। बट मैंने बहुत छोटे छोटे पेपर नहीं होते वाइट कलर के, इतने वाइट कलर के पेपर है बहुत सारे, मेरे बहुत सारे वंश पड़े थे। मैंने उन पर छोटी छोटी राइटिंग में सारे चैप्टर्स को 3 से 4 पेज में फार्मूलाज, उनके चैनल पे फार्मूला वाली वीडियो में मैंने सारे फार्मूलाज वहाँ से लिखे और मैं फार्मूला को हर दिन रिवाइज करने लगा, ठीक है? मैं फार्मूलाज को, और जब वो फार्मूले समझाते थे, उनकी सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होती थी हर चैप्टर की, और उसी में वो कंसेप्ट समझा देते थे, फार्मूला भी लिखवा देते थे, और मैंने वो सारे फार्मूलाज बार बार, कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज वो मैं बार बार रिवाइज करता था, बार बार पढ़ता था। उसके बाद उनकी मैंने पीवाईक्यू वीडियो देखी। उन्होंने 2019 के टॉप पीवाईक्यू, 20 के टॉप पीवाईक्यू, 21 के टॉप पीवाईक्यू, 22 के टॉप पीवाईक्यू, और वो सारे टॉप पीवाईक्यूज़ कर करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो टॉप पीवाईक्यूज़, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी 12th की स्टार्टिंग में और 11th के एंड में कि मैंने पीवाईक्यूज़ नहीं करे थे, और यही सबसे बड़ी गलती मैंने चाहता आप लोग करो कि पीवाईक्यूज़ स्पेशली फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे टॉप पीवाईक्यूज़ उनके फिनिश करे। मार्क्स ऐप पे मैं कभी एक बार पीवाईक्यूज़ करता था, और जो फार्मूला शीट्स मैंने बनाई थी सिर्फ फार्मूलेज में रिवाइज करता था। सिर्फ यही चीज़ें मैंने फिज़िक्स में करी थी, ठीक है? और केमिस्ट्री मेरी ठीक थी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक नहीं होती थी मेरे से,
ट्वेल्थ की स्टार्टिंग में मेरे नंबर गिरने के चांस जो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ऑर्गेनिक, हमारे कोचिंग में ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ऑर्गेनिक हुई थी, फिर फिजिकल यानी सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, वो सब, और एंड में इनऑर्गेनिक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्ट ऑर्गेनिक से हुई और मेरा 11th का ऑर्गेनिक वीक था। मेरा 11th का ऑर्गेनिक बकवास था, कुछ नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो मेरा 11th का ऑर्गेनिक पूरा वीक था। बेसिक्स 11th का ऑर्गेनिक के बस मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब भी मेरे को ठीक से नहीं पता था, मेरे को हाइपर कंजुगेशन का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। तो ये हालत थी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन में मेरे को बस 10th का एल्केन, अल्कोहल, ये सब आता था, और वो भी 10th क्लास के लेवल का। मेरे 11th का ऑर्गेनिक जो 2 चैप्टर थे, जीओसी और वो आइसोमरिज्म, तो बिल्कुल नहीं आता था, नोमेनक्लेचर बिल्कुल नहीं आता। मेरा 11th बर्बाद था। फिर उसके बाद मेरे को मिला अलग पांडे सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स। मैंने उनके लेक्चर से 11th की केमिस्ट्री करी ऑर्गेनिक। फिर मैंने 12th में उन्होंने एल्कोहल, फिनॉल ईथर, उन्होंने फिर क्या था, अरे जो हेलो एल्केन, हेलो अरीन, ये सारे जितने भी चैप्टर थे मैंने उनके सारे लेक्चर्स देखे। और वो सारे लेक्चर्स देख के मेरे को रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आए। मैं रटता था ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोग अभी भी कहते हैं रटो ऑर्गेनिक, बट मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक रटने की चीज़ नहीं, ऑर्गेनिक समझने की चीज़ है, ठीक है। तो सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो मैं कह रहा था कि तो मैंने वहाँ से जो अलग सर के लेक्चर्स थे, उन लेक्चर्स की वजह से मेरे को ऑर्गेनिक समझ में आने लगी। जहाँ मैं पहले रटता था, अब मेरे को ऑर्गेनिक की फील आ गई थी, एक समझ में आ गया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उठाया अपने कोचिंग के नोट्स। जो मेरे केमिस्ट्री वाले सर थे, बहुत अच्छे सर थे, इसके जहाँ सर बहुत थे नहीं है, अभी भी बहुत अच्छे सर है वो। तो उनके मैंने कोचिंग के नोट्स उठाए, निकाले, और उनके कोचिंग के नोट्स से देख के मैंने अगेन उन्हीं छोटे छोटे वाइट कलर के पेपर पे शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और फिर मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद से 20 पेजों पे, 20 छोटे छोटे ऐसे पेजेस पे वाइट कलर के मैंने ख़त्म कर दी। इससे क्या हुआ, जब मेरे को सामने दिखा कि यार पेजेस कम है, कंटेंट कम होगा, तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ रहती है कि जब आपके पास चीज़ कम रहती है तो आपको चीज़ आसान लगती है। तो इस वजह से मेरे को ऑर्गेनिक आसान लग गई थी। ऊपर से अब मेरे वो इजी टू हैंडल होते हैं, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, तो मैं कहीं भी मेट्रो में हूँ तो मैं पढ़ लेता था। इस वजह से जो चीज़ याद या रटने वाली होती थी वो मैं आराम से याद और रट लेता था। और ऊपर से अलग सर के लेक्चर्स की वजह से मेरे को ऑर्गेनिक की फील आ गई थी। तो ऑर्गेनिक होती कैसे, बस मेरे को बायोमॉलिक्यूल में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज उसमें स्ट्रक्चर है और ये सब याद करना पड़ता था। और नॉमेनक्लेचर है, यूपीसी आज भी मेरे को आइसोमेरिज्म अच्छे से नहीं आता। चलो ये सब बातें मैं बाद में करूँगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई अगर कोई देख रहा है इसको जेई देना है तो वो समझ सके थोड़ा। मैथ्स तो मेरे को आज भी नहीं आता। मैथ्स तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने बी वैल्यू कर रहे हैं, इतना कुछ किया, लेकिन आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैथ्स का मेरे पास कोई क्वेश्चन आया तो मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ। 50-50 चांस है कि मैं कर लूँ। और मैथ्स मेरे को आज भी बहुत टफ लगती है। मैं मतलब मैथ्स में ठीक नहीं कर पाया अपनी। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए तो मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन, मार्क्स ऐप पे मैंने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सवाल सॉल्व करे, उससे मेरी पूरी इनऑर्गेनिक के मेरी एनसीईआरटी हो गई। और फिजिकल का सिर्फ फार्मूला शीट बनाई मैंने, वापस से अगेन उन छोटे छोटे वाइट पेपर्स में फार्मूला शीट बनाई, फार्मूला रटे, PYQ कर लिए, सिंपल। उसमें तो कुछ नहीं था। फिजिकल तो बहुत आसान थी, इनऑर्गेनिक भी बहुत आसान थी। केमिकल बॉन्डिंग आता है तो इनऑर्गेनिक पूरी आती है, ठीक है। अब ये सब तो मैंने अपनी स्टडीज़ के बारे में बात कर ली। मैथ्स में मेरा सच में मन है कि मैं एटलीस्ट मैथ्स यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मैं मैथ्स कर लूँ थोड़ी बहुत, ताकि मेरे को कॉलेज में भी हेल्प मिल जाए। बस फर्स्ट ईयर में मैथ्स आती है, और ऊपर से यार मैथ्स, अगर मैं यहाँ पे कॉलेज जाऊँगा और पीछे अपनी जेई जर्नी को देखूँगा और बोलूँगा मेरे को मैथ्स नहीं आती, तो फिर मेरे को कितना डीमोटिवेट फील होगा। तो मेरे को मैथ्स करनी ही है, ठीक है। मैं करूँगा, उस पर भी मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा कि मैं क्या मैथ्स कर पाया ठीक से नहीं। बट फिज़िक्स में एडमिनिटी सर का थैंक यू बोलता हूँ, उन्हीं की वजह से मेरी फिज़िक्स हो गई, वरना मैं फिज़िक्स में बेड़ा गर्क हो जाता मेरा। केमिस्ट्री में भी अगेन SK झा सर ने बहुत हेल्प करी है, हर चीज़ में मेरी काफ़ी चीज़ों में उन्होंने हेल्प करी है, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं अपने जेई के एग्ज़ाम वाले दिन आ जाता हूँ। जेई मेंस का पहला एग्ज़ाम होता है जनवरी में। मेरा 24 जनवरी शिफ्ट होना था, सुबह सुबह था। घर से मैं 5 या 6 बजे 5 साढ़े 5 निकला था। बहुत ठंड थी, ठंड में स्वेटर पहन के कार में बैठ के मम्मी पापा के साथ गया था। और वहाँ का सेंटर का माहौल अलग ही था, क्राउड था थोड़ा,
वहाँ मैं गया, घुसा, फिर बैठा, मैं पूरा मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका था, ऐसा लग रहा था मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ऐसा लग रहा था मेरे को जनवरी के पेपर में। और यही हुआ, मैं जो पेपर आराम अच्छे से कर सकता था वो मैंने काफ़ी ख़राब कर दिया। मैथ्स में मेरे बहुत कम नंबर आए, मैथ्स में मेरे 10 से कम आए थे। हाँ, मैथ्स में मेरे 10 से कम आए थे, तभी तो कह रहा हूँ मैथ्स नहीं आती। फिज़िक्स में मुझे याद नहीं आ रहा कितने आए थे, बट हाँ, मैं परसेंटाइल याद आ रही है मेरे को। फिज़िक्स में मेरे आए थे कुछ 94 परसेंटाइल थे शायद कुछ, और केमिस्ट्री में मेरे 98 परसेंटाइल थे। मैथ्स में मेरे 70 परसेंटाइल थे, तो मेरी ओवरऑल 96 परसेंटाइल आई थी, बहुत बकवास से। ठीक है, फिर अब मैं ग्राइंड करता हूँ अप्रैल के लिए। अब अप्रैल में पढ़ूंगा, बीच में बोर्ड आते हैं, बोर्ड में फिजिक्स का बोर्ड का पेपर ऐसा आ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पेपर आ गया। मतलब जो मैंने जेई मेंस के लिए, बिकॉज जनवरी के बाद मैं जेई मेंस के लिए पढ़ ही रहा था ना, जनवरी के बाद जेई मेंस के लिए तो मैं पढ़ ही रहा था। और जब मैं जेई मेंस और फिजिक्स एग्जाम से पहले मैंने सिर्फ जेई मेंस के लिए जो पढ़ा था मैं वही पढ़ के गया था, और डेरिवेशन रट के गया था। डेरिवेशन तो आई नहीं, एक भी डेरिवेशन नहीं आया, और जितने भी क्वेश्चन थे वो जे एडवांस लेवल के थे, काफ़ी क्वेश्चन जे एडवांस लेवल के थे। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, थॉट प्रोसेस लगाया, जैसे जैसे क्वेश्चन करे, और मेरे फिजिक्स में 95 सबसे हाईएस्ट आ गए। स्कूल में 95 हाईएस्ट गए, मेरे 95 आ गए, पता नहीं कैसे आ गए बट आ गए। मेरे ख्याल से लीन चेक होगी, मेरे ख्याल से आज तक की सीबीएसई के हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट फिजिक्स पेपर था वो। उसके बाद केमिस्ट्री हो गए, फिर केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर था, केमिस्ट्री का आसान आया, मेरे 97 आ गए, आसान पेपर था। फिजिकल एजुकेशन में सुशील सर से मेरी काफ़ी मेरी थी उनको कि 100 नंबर आ जाए मेरे, पर 100 नहीं 95 आ गए, 92 थे, रीचेक करने के बाद 95 हो गए। उसके बाद और बने पीके, जब पीके को जो वो है मैथ्स में मेरे 95 आ गए। भाटिया सर का बहुत बहुत थैंक यू, मेरे ट्यूशन टीचर, बहुत एक्सपीरियंस है वो। उन्होंने मेरी आखिरी के 1 महीने में, मैं आखिरी के 1 महीने में उनके पास गया था पढ़ने के लिए दोबारा। मैंने छोड़ दी थी 11th में, फिर मैं दोबारा गया आखिरी के 1 महीने, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया। सारे सैम्पल पेपर मैंने आराम से 10-12 सैम्पल पेपर करे हैं, उन 10-12 सैम्पल पेपर को मैंने दोबारा रिपीट करे हैं। और उनके ट्यूशन में मैं हर दिन टेस्ट देने जाता था मैथ्स के। एनसीईआरटी मैंने करी थी, तो बस एनसीईआरटी प्लस सैम्पल पेपर्स, मैंने जो सैम्पल पेपर उन्होंने प्रोवाइड करे थे, मैंने अपने एंड से नहीं खरीदे थे, उन्होंने अपने एंड से बनाए थे और प्रिंटेड थे, पता नहीं, पर उन्होंने दिए थे। तो वो सैम्पल पेपर प्लस एनसीईआरटी से मेरे आराम से 95 आ गए 1 महीने में मैथ्स में। जब मेरी मैथ्स ये मरी हुई, मतलब कुचली हुई मैथ्स है, मेरे को आज भी बस AP-GP के फॉर्मूले थोड़े बहुत याद है, और क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा बहुत याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इंटीग्रेशन मेरे को अच्छे से आता था, इंटीग्रेशन में मैं अच्छा था, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतना बड़ा लेवल का आता था कि जो मेरी नॉलेज थी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी इंटीग्रेशन में। फिर सेकंड पेपर होता है जेई मेंस का, मैं कुछ भूला तो नहीं, इंग्लिश का पेपर याद आ गए। इंग्लिश के पेपर के लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस 1 शॉट लेक्चर देखे थे और कुछ नहीं किया, और उसमें मेरे फिर 95 आ गए इंग्लिश में। बट मैं फिर आता हूँ अप्रैल के पेपर में। अब अप्रैल से पहले मैंने जितनी प्रिपरेशन अप्रैल की करी थी ना, मैंने उसका अगर तुम जनवरी से कंपेयर करोगे ना, मतलब अप्रैल के लिए मैंने, अगर जनवरी के लिए मैंने इतना करी है ना, तो अप्रैल के लिए मैंने इतना करी, और इसका रिजल्ट भी आया। अप्रैल में मैं बहुत धूप थी यार, मतलब मैंने 2 अलग अलग कंडीशन पेपर दिया, एक तो बहुत ठंड थी सुबह सुबह, एक बहुत गर्मी दोपहर में अप्रैल में, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, और पापा के साथ रिक्शा, मेट्रो और रिक्शा में गया था। तो वहाँ पे मैं पहुँचा, बहुत छोटे छोटे और ऐसे रूम में पहुँचा जहाँ पे बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर थे, वहाँ मैं बैठा, और मैं पेपर मेरे साइड में मेरा, मतलब कि मैं उससे जानता बनता, पर पता नहीं हमारी दोस्ती कैसे हो गई, हमने इतनी बातें करी, इतनी हंसी करी, बिकॉज मैं 1 घंटा पहले वहाँ बैठ चुका था, वो मेरे साथ बैठा, 1 घंटा में इतनी बातें करी, इतना मजाक उड़ाया, इतनी हंसे हम, पता नहीं, मतलब मैं उसे जानता भी नहीं था, पता नहीं वो था कौन, मैं उसका नाम भी मेरे को मैं भूल गया, बट वो बंदा बहुत अच्छा था, ग्रेट था। मैं उसकी शक्ल भी भूल रहा हूँ, पर वो बहुत अच्छा बंदा था। उसने मेरे साथ, मैं बहुत बातें करी, हमने बहुत अच्छे दोस्ती हो गई। चलो कोई नहीं, बट मैंने अप्रैल का पेपर दिया, और अप्रैल का पेपर में फिज़िक्स में मेरे 89 मार्क्स, इसे 90 ले लो यार, 90 मार्क्स आए थे मेरे फिज़िक्स में, और मेरी फिज़िक्स में जो परसेंटाइल थी वो थी 99.4 परसेंटाइल फिज़िक्स में, पिछली बार थी 94। बट केमिस्ट्री में मेरा बुरा हाल हो गया, केमिस्ट्री में मेरे आए 50 नंबर। अब 50 नंबर का मतलब क्या है कि मेरे केमिस्ट्री में जहाँ जनवरी में 98 थे, अब वहाँ से गिर के अब मेरे केमिस्ट्री में हो गए 95,
हाँ 95 हो गए 95 या 96 पता नहीं, 94% है, 98 से 94% है मेरी केमिस्ट्री में, वो भी 50 नंबर लाने के बावजूद। मैंने बहुत से मैंने नेगेटिव मार्किंग करवा ली 4-5 क्वेश्चन में और मैं गिर गया। सब मेरे ख्याल से मैंने क्या गलती करी होगी, मेरे हिसाब से मेरी ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें मेरी तब भी वीक थी। जैसे ऑर्गेनिक में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते थे रिएक्शन बेस्ड और न्यूमेरिकल मिक्स करके, वो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे। मेरे को आइसोमेरिज्म अच्छे से नहीं आता था। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी नहीं थी, ये भी मेरे से बड़ी गलती हो गई, है ना। मैथ्स में मेरे 20 नंबर आए, 10 से कम से 20, तो मेरे मैथ्स में 80% आ गया 70 से। मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुआ तो ओवरऑल मेरे 97.4% आई अप्रैल अटेम्प्ट में। और जैसे कि जनवरी में 96 थी, इसमें ये थी, तो ऑफकोर्स अप्रैल वाला गिना जाएगा सबसे अच्छा अप्रैल का। तो उस हिसाब से मेरे अप्रैल के हिसाब से 97.5 बैठा, मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 40,000। तो मतलब रिजर्वेशन क्या कहूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें इरिटेट करती है, पर चलो कोई नहीं। फिर आता है एडवांस का पेपर। एडवांस के पेपर के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसमें जब मैं एडवांस का पेपर देने गया, माहौल ही अलग होता है। एडवांस का माहौल अलग होता है, एक अलग ही वाइब आती है। सबसे पहले एडवांस का जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा, पतली सी गली में, बहुत पतली सी गली में चलते चलते कहीं पे एक सेंटर आया पतली सी गली में। वहाँ पे पर आसपास पानी की, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें थी, तो कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे मैं गया, 3 घंटा बैठा था मैं पेपर देने के लिए। और उससे पहले बायोमेट्रिक वगैरह स्कैन वैन हुआ, जो भी हुआ, मैं 3 घंटा वहाँ बैठा और एडवांस का माहौल ही अलग है। मैं पहले तो स्क्रिबल पैड मिला, है ना, नोट पैड होता है, और उसमें मेरा एग्ज़ाम का माहौल ही अलग है। वो समझ लो, उस एग्ज़ाम का माहौल ही अलग है और एक वाइब आती है। और मैं प्राउड महसूस करता हूँ कि मैंने एडवांस का पेपर दिया, चाहे मेरे कितने भी नंबर पे बता दूँ कितना है। बट अगर आप एडवांस पेपर देने जा रहे हो तो आपको प्राउड महसूस होना चाहिए, बिकॉज 15 लाख बच्चों में से आप उन 2 लाख में हो। ये एक बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है 15 लाख, उसमें से हम 2 लाख में हैं, तो ये बहुत प्राउड की बात होती है। और 2 लाख में भी मेरे हिसाब से सिर्फ 1-1.5 लाख पेपर लोग ही पेपर देने जाते हैं एडवांस का। तो आपको प्राउड महसूस होना चाहिए कि आपने एडवांस का पेपर दिया है, वो आपने वो डर को फेस किया है। बिकॉज मैं डर रहा था, मैं रो रहा था कि मेरे को एडवांस का पेपर नहीं देना है। मैं डर गया था क्वेश्चन का लेवल देख के, मैं डर गया था फिजिक्स गैलेक्सी की इलस्ट्रेशन को देख के, बट मैं फिर भी पत्थर रख के गया और मैजिक हो गया। मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा गया। फिर मैं आया, बाहर आया, रेस्ट किया, कार पार्क थी कहीं दूर, वहाँ पे मैं गया, कार में मैंने 1 घंटा बैठा, कार लेके आए थे। और मेरी सबसे बड़ी गलती एक और हुई कि मैंने कार में पढ़ने की कोशिश करी। मैंने उस 1 घंटे के गैप में पढ़ने की कोशिश करी, सॉरी 2 घंटे का गैप होता है, बट 1 घंटा कार में था, 1 घंटा कहीं खाने वाने में लग गया। 1 घंटा मैं आपको एडवाइस करूँगा, प्लीज़ पढ़ना मत, आराम करो, चिल करो। 3 घंटा एडवांस का दुनिया का टफेस्ट पेपर लेके आ रहे हो आप, प्लीज़ आराम करो, दिमाग को शांत रखो। मैंने ये गलती कर दी, मैंने थोड़े बहुत फिजिक्स की फॉर्मूला शीट खोल ली और फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला शीट खोल ली। आप प्लीज़ मत करना, प्लीज़ आराम से बैठो, कुछ खाओ वाओ, आराम करो, म्यूज़िक सुनो, बस म्यूज़िक मत सुनना, वरना फिर एग्ज़ाम में वही बचेगा, म्यूज़िक नहीं सुनना। फिर आओ, फिर अगेन सेंटर में जाना है 2 घंटे बाद, पेपर 2 दे के आना है। मेरा पेपर 2 अच्छा नहीं, मतलब ठीक ठाक हुआ। मेरे पेपर 2 की फिजिक्स बहुत ख़राब गई थी। पेपर 2 का केमिस्ट्री और पेपर 1 का केमिस्ट्री अच्छे से हो गया, बिकॉज मेरे को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल अच्छे से आती थी। फिजिकल के सवाल थोड़े टफ थे। मैथ्स तो आपको पता है यार, मेरी मेंस की नहीं हुई तो एडवांस की कैसे मैथ्स हो गई। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मेरे नंबर आए 89 थे मेरे ओवरऑल, 81 या 89 पता नहीं, ऐसे कुछ थे। और मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसे क्वालिफाई, बिकॉज मेरे मैथ्स में जो, बस ये मेंस से बहुत अलग है। मेंस में क्या होता है कि आपके पास नंबर आ जाने चाहिए, परसेंटाइल आ जानी चाहिए। मेंस में बस 94 परसेंटाइल से आप ऊपर आ गए जनरल वाले, आप एडवांस दे सकते हो। पर एडवांस के लिए क्या है, मेरिट लिस्ट होती है पर सब्जेक्ट की, आपको हर सब्जेक्ट में इतने नंबर तो लाने ही हैं। तो मैथ्स की जो मेरिट लिस्ट थी, मैथ्स की मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितने नंबर मेरे आने चाहिए, मैं उससे सिर्फ 2 नंबर दूर रह गया, जिस वजह से मैं मेरिट लिस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया IIT से। सो मेरे सामने रिजल्ट में आया नॉट क्वालिफाई। मैंने फिजिक्स बहुत अच्छा किया, केमिस्ट्री बहुत अच्छा किया, पर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं गया। मेरे को आज भी बहुत बुरा। तो आज मैं इसको आज ही ख़त्म करता हूँ। ये मेरी जर्नी थी 2 साल की जो मैंने बताई।
प्लीज़ आप लोग बाय, मैं और नहीं बताऊँगा, बाय।